चलो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है ही है। देखो इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज BRS। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं BRS, B फॉर बैंक, R फॉर रिकॉन्सिलिएशन एंड S फॉर स्टेटमेंट। आज ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये हमारा पहला लेक्चर होगा। ये पहला वीडियो आज का है इस चैप्टर के लिए। देखो जितने भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप वास्तव में जॉब करना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं लेना चाह रहे हो, सीए कॉस्टिंग CS नहीं करना चाह रहे हो, केवल इंटर करके और ग्रेजुएशन करके जॉब लेना चाह रहे हो, तो फिर सारे स्टूडेंट्स ये सुन लो कि अकाउंटेंट बनने के लिए तुम्हें कौन कौन सी चैप्टर्स को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। अगर आपको एक सफल अकाउंटेंट बनना है तो मैं बार बार कहता हूं कि जर्नल एंट्री को स्ट्रांग करो। जर्नल का ही सारा खेल है अकाउंटेंसी में। जर्नल जिसका स्ट्रांग है, अकाउंट्स उसका स्ट्रांग है। तो जर्नल बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसको आपको सीखना ही है। और सीखने का मतलब, अगर जॉब करना चाह रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो सीखने का मतलब होता है। उस तरह से सीखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उसको पढ़ना नहीं है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है चीजों को। तो जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया। ये तीन तो चैप्टर्स को समझ लेना, जर्नल, लेजर, ट्रायल। उसके बाद फाइनल अकाउंट, नाम ही है फाइनल अकाउंट। अभी अभी मैं समाप्त किया फाइनल अकाउंट को। और क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट के साथ साथ? बुक्स का नॉलेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होता है कैश बुक, जिसको मैं पढ़ा दिया हूं। बाकी सब्सिडियरी बुक्स तो है ही है। तो बुक्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि बुक्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंटेंट बनने के लिए जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, बुक्स हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन चैप्टर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इतने चैप्टर्स के बाद आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब भी एरर अकाउंट्स में हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, कैसे सुधारा जाएगा। तो इतने चैप्टर्स पर जिसका भी कमांड है, जिसका भी पकड़ है, देखो यानी 11th के लगभग चैप्टर्स कवर होगा। देखो तो एक अकाउंटेंट बनने के लिए, सफल अकाउंटेंट बनने के लिए इतने चैप्टर्स पर आपकी पकड़ जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांगली पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर एक अकाउंटेंट बन सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लो। और खास करके जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको दो चैप्टर में बहुत परेशानी होता है। बहुत शिकायत ऐसे सुनने के लिए मिला है बच्चों का, बहुत कंप्लेन है कि सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS पर आज तक मेरा कमांड नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उस पर भी कमांड नहीं आया। सही बात है, ये चैप्टर्स ही ऐसे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कमांड नहीं आएगा। लेकिन चलो अब यह शिकायत दूर होगी, एकदम समझ में आएगा और बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देखो अब बच्चे देखो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज BRS का प्रॉब्लम बनाने से पहले हम लोग कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे, कुछ बेसिक बातों को समझेंगे। जैसे मान लो अगर क्रिकेट खेलना हो तो क्या करते हो, डायरेक्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हो क्या? नहीं। यानी किसी भी चैप्टर्स को पढ़ना है तो करना क्या है, जानना क्या है पहले, ठीक है। मैं उस पर आ रहा हूं। देखो तो क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहले पिच तैयार किया जाता है, फिर स्टूडेंट्स आते हैं, सॉरी प्लेयर आते हैं, और जब प्लेयर आते हैं तो फिर फील्ड को सजाया जाता है क्या, और जब फील्ड को सजा दिया जाता है तब गेम को स्टार्ट कराया जाता है। तो बस कमोबेश यही चैप्टर्स की भी बात होती है कि इसमें भूमिका जो होता है उसको
वो मेन भूमिका जो होता है चीजों को, यानी चैप्टर्स को बनाने से पहले फील्ड को सजाना, ठीक है, चीजों को जानना, तब आप चैप्टर्स को बनाओगे, मजा आएगा। तो हम लोग भी बीआरएस को या कोई भी चैप्टर्स अभी तक पढ़ते हैं तो पहले भूमिका तय किया जाता है उसका, चैप्टर्स में है क्या, क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा क्वेश्चन मान लो बीआरएस में ही है कि बीआरएस व्हाट क्या है, व्हाई क्यों बनाया जाएगा, हाउ कैसे बनाया जाएगा, इन सारी बातों पर आएंगे। लेकिन उसके पहले देखो कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो। सबसे पहले इसमें देखो मैं ले रहा हूं चेक। देखो जो चेक होता है, एक तो ऑन डिमांड पे चेक होता है, ऑन डिमांड पे, ठीक है, और एक होता है क्रॉस्ड चेक, क्रॉस्ड चेक। पहले ये दोनों में डिफरेंस समझो क्या है, ठीक है, क्योंकि चेक के टाइप्स और चेक की वैलिडिटी ये जानना ही होगा, क्योंकि हम लोग जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैंक वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, तो बैंक में तो यार चेक से ज्यादा लेन देन होते हैं, कहीं ना कहीं चेक का यूज होना है यहां। तो चेक में देखो ऑन डिमांड पे चेक, अगर जनरली कोई भी बच्चे चेक देखे हो, जिनके घर में चेक है, देखो चेक जो होते हैं, ठीक है, चेक इशू कराना पड़ता है बैंक से, बैंक उसकी चार्ज लेता है। देखो अगर किसी को पेमेंट चेक से करना है तो आप चेकबुक वहां से लेकर आओगे, उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज करता है बैंक, आपको 10-20 पेज 50 पेज की चेक जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चेक होता है, देखो यहां पर ऑन डिमांड पे लिखा रहता है, ऑन डिमांड पे ये लिखा रहता है, आप उसमें नाम फिलअप करते हो, जिसको भी आप चेक से पेमेंट करना चाह रहे हो उसका नाम फिलअप कर देते हो, ठीक है, डेट डाल देते हो, उसके बाद अमाउंट भी लिख लेते हो, और उसके बाद आपको यहां पर साइन करना होता है, ठीक है, ये साइन करना होता है। अगर मान लो तुम्हें कोई चेक मिला है किसी से, ठीक है, इसी तरह का चेक मिल गया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, कितना का चेक है वो अमाउंट लिखा हुआ है, डेट क्या है वो डेट लिखा हुआ है, अगला साइन करके तुम्हें दे दिया। अब तुम लोग क्या करोगे, इस चेक को बैंक में भेजोगे, बैंक में जमा करोगे ना जी, पैसा मिले कहां, ये चेक का संबंध सीधे बैंक से है। अपना जो भी बैंक अकाउंट है तुम्हारा, उस बैंक अकाउंट में जाकर इसको क्या करोगे, आप लोग डालोगे, वहां जमा करोगे। बैंक क्या करता है इस चेक को, अब जैसे एक चीज और समझ लो कि मान लो किसी से जो चेक तुम्हें मिला है, ठीक है, वो चेक मान लो एसबीआई का मिला है, जो बंदा आपको चेक दिया उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, यानी चेकबुक जो उसके पास है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, एसबीआई का। लेकिन तुम्हारा जो अकाउंट है वो अकाउंट तुम्हारा मान लो यूबीआई में है, ठीक है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहां तुम्हारा अकाउंट है यूबीआई में, यूनियन बैंक में। तो चेक है एसबीआई का और तुम्हारा अकाउंट है यूबीआई में, तो क्या करोगे, इस चेक को यूबीआई में भेजोगे। अब जैसे यूबीआई में भेजोगे तो यूबीआई तुम्हारे बुक्स में एंट्री नहीं कर देगा, तुम्हारे लेजर में जाकर वो पोस्टिंग नहीं कर देगा, एंट्री नहीं ले लेगा इसका। क्या करता है बैंक वाला, इस चेक को यूबीआई क्या करेगा, कलेक्शन के लिए भेजता है, कहां, एसबीआई में, कलेक्शन के लिए भेजेगा एसबीआई में। अब कलेक्शन में जो प्रोसेस होते हैं वो 1 से 2 दिन का लग जाते हैं टाइमिंग कलेक्शन होके आने में। जब कलेक्शन होके आ जाता है तब यूबीआई तुम्हारे अकाउंट में इस पैसे की एंट्री करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है। जैसे ही यूबीआई वाले कलेक्शन के लिए यहां भेजेंगे, एसबीआई क्या करेगा, इस चेक को मिलाएगा, देखेगा कि जो भी चेक तुमको दिया है, जिनका भी चेक है, उनका साइन मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, डेट सही है या नहीं है, ये सब मैच हो जाने के बाद ये पैसा क्लियर कर देते हैं, यहां से क्लियरेंस हो जाता है चेक का, ठीक है, और ये पैसा यूबीआई के पास चला जाता है, और तब तुम्हारे अकाउंट में ही पैसा ये एंट्री कर देता है यूबीआई। ऐसा जनरली होता है, देखो, ठीक है ना। तो चेक में ऑन डिमांड चेक की अगर बात करें हम, मान लो तुम्हें चेक मिला,
ठीक है। और वो चेक जब बैंक भेज रहे थे या घर में ही है और वो चेक मान लो खो गया, नहीं मिल रहा है, यहां भेज रहे थे वो मान लो रास्ते में कहीं खो गया, तो जिस बंदे को ये चेक मिलेगा वही बंदा उस नाम का एंट्री आदमी बन जाएगा। देखो, जैसे मान लो मेरे नाम पर कोई चेक दिया, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता के नाम पर कोई चेक दिया, ठीक है, और मैं उस चेक को अपने बैंक में भेजा, लेकिन बीच रास्ते में वो चेक खो गया, भूल गया, तो जिस बंदे को मिलेगा वही डॉक्टर प्रदीप गुप्ता बन जाएगा और हमारे अकाउंट में, बैंक में चला जाएगा, और सीधे काउंटर में जाके इस चेक को तुम दिखाओगे, कैशियर बिना सोचे समझे, ठीक है, आपको इसका पेमेंट इमीडिएट कर देगा। ऑन डिमांड का मतलब यही है कि जैसे ही मैं चेक को काउंटर में दिखाया, जैसे ही डिमांड किया कि भैया जो इसमें लिखा हुआ वो पेमेंट हमको दो, वो खटाक से पेमेंट दे देगा, टाइम नहीं लगेगा। अब बताओ कि रियल आदमी डॉक्टर प्रदीप गुप्ता कोई और, चेक मिल गया किसी और को और वही बन गया डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और पैसा ले लिया। यानी आप इस तरह के चेक में सेफ नहीं हो। अगर ये चेक इस तरह का गुम हो गया तो तुम्हारा गया, जब तक कि इमीडिएट बैंक को फोन करके उसको रोकने का ऑर्डर नहीं देते हो बैंक को, ठीक है। बैंक सबसे पहला चीज, एक चीज और कर लेना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चेक जब मिलता है तो उसको फोटो कॉपी ले, मोबाइल से क्लिक कर लेना या उसका नंबर को लिख लेना, तभी तो आप बोल पाओगे ना किस नंबर का चेक खो गया है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें सेफ्टी नहीं मिलता है, बस यही जान लेना। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेक सही चेक नहीं है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो जब भी किसी को चेक, जब भी चेक तुम्हें मिलता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन से इस पर दो देखो ऐसे क्रॉस कर देना चाहिए। इसको कहा जाता है क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक या इसी को बोल सकते हो अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई, ठीक है। यहां लिख भी सकते हो, केवल इतना से भी काम चल जाएगा, जान लेना, केवल क्रॉस कर देंगे तभी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। या क्रॉस करके यहां पर अकाउंट पे लिखना चाह रहे हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो अकाउंट पे, ठीक है। अब ये चेक देखो सेफ्टी देगा तुम्हें, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि चेक पर क्रॉस कर दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी को चेक मिल भी गया, पहले तो मान लो भूलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले मैं मान लो नहीं भूला है, अपने पास चेक है, हम बैंक उसको भेज दिए, बैंक क्या करेगा? काउंटर पर जाकर दिखाने से पैसा हमको नहीं दे देगा। सबसे पहले मेरा जो अकाउंट वहां पर है उस अकाउंट में इस पैसा को ट्रांसफर किया जाएगा, नाम ही लिख दिया गया अकाउंट पे। या क्रॉस्ड चेक का मतलब होता है कि पहले पैसा मेरे अकाउंट में जाएगा और फिर वहां से निकाला जाएगा, डायरेक्ट काउंटर से नहीं निकाल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अकाउंट पे का मतलब ये है। तो अगर मान लो मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, मेरा नाम पर चेक है और मैं जमा करने बैंक में भेज रहा था और वो भूल गया, तो जिसको मिल गया, अगर वो डॉक्टर प्रदीप गुप्ता बनने की प्रयास कर भी दिया तो क्या होगा? जाना तो इस बैंक में ही है। अब बैंक काउंटर पर दिखाने से उसका पेमेंट नहीं करने वाला है, ऑन डिमांड पेमेंट नहीं होने वाला है उसका। यानी उस व्यक्ति का वहां अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, और फिर उसके अकाउंट में बैंक पैसा ट्रांसफर करेगा। अब बताओ सेफ्टी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पकड़ में आएगा या नहीं आएगा? पकड़ में आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर इस तरह के चेक गुम हो गया तो जिसके भी पास ये चेक गया है, पहले ये पैसा उसके अकाउंट में जाना है, देन वहां से निकाला जाना है। तक कुल मिलाकर मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, खासकर बिजनेस में धड़ल्ले से ऐसा किया जाता है, जान लेना। जहां भी चेक मिलता है किसी बिजनेसमैन को, फट से वो क्रॉस कर देता है और अकाउंट में भेज देता है, जा भैया मेरे अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। तो ऐसे चेक को कहा जाता है क्रॉस्ड चेक। अब सब लोग समझ गए हो बात को कि ऑन डिमांड पे चेक और क्रॉस चेक में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऑन डिमांड पे चेक एंड क्रॉस्ड चेक, दैट इज अकाउंट पे चेक, ठीक है। तो सभी लोग समझ चुके हो क्या डिफरेंस है, क्या सेफ्टी मिल रहा है, कहां पर क्या सेफ्टी है। तो चलो, सेफ्टी पॉइंट हुई से ये इंपॉर्टेंट चेक था। अब मैं बात कर रहा हूं कि वैलिडिटी, चेक की जो वैलिडिटी होती है, देखो किसी भी चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, रखना
जो चेक की वैलिडिटी होना है वो 3 मंथ्स की होती है। अब 3 मंथ्स की वैलिडिटी का मतलब क्या है? देखो, ये 3 मंथ्स की जो मैं वैलिडिटी की बात कर रहा हूं क्या है? अगर मान लो मुझे आज चेक मिला, ठीक है, जैसे आज रियल में जो तारीख है वो 4 तारीख है, 4/11/2024 है भी यही जो मैं वीडियो बना रहा हूं, देखना है 4 नवंबर, ठीक है ना। अब 4/11/24 को मुझे कोई चेक मिला, तो मान लो हम किसी से माल उधार बेचे हैं, कोई भी मेरा कस्टमर है, वो चेक से हमको पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो 4/11/24 को हमको चेक दिया वो, तो मेरे पास कितना वक्त है इसको बैंक में भेजने के लिए, मेरे पास कितना समय है इसको बैंक में जमा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हमको चेक मिला, अभी चेक मिला और दौड़ के हम बैंक चले ही जाएं। अरे भाई, अपने पास भी टाइम होना चाहिए ना जी, तो तुरंत दौड़ के नहीं चला जाना है, ठीक है। अपने पास टाइम होता है 90 डेज का, 90 दिन का होता है, टाइमिंग जान लेना, 90 डेज। किसी भी चेक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है। अगर आज चेक मुझे मिला तो मैं 90 डेज के अंदर, विद इन 90 डेज इस चेक को मैं बैंक में जमा कर सकता हूं। देख लेना, मैं अभी फिर तैयार कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि चैप्टर्स भी आ रहे हैं जो उसके फिर तैयार कर रहा हूं। दिमाग में एक बात को समझने की प्रयास करना, क्या मैं समझा रहा हूं। अभी मैं कंप्लीट चेक को उठाया, देखो, और चेक की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं। तो 90 डेज की वैलिडिटी है, 90 डेज के अंदर यानी 3 मंथ के अंदर आप कभी भी बैंक में इसको भेज सकते हो, ठीक है, कभी भी बैंक में जमा कर सकते हो। 90 डेज की टाइमिंग है। चेक हमारे पास हो, तुम्हारे पास हो, किसी के पास हो, टाइमिंग 90 डेज होती है। 90 डेज के बाद भेजोगे तो ये चेक अपने आप बाउंस कर जाएगा, ठीक है, यानी चेक का इंपॉर्टेंस समाप्त हो जाएगा, पैसा न मिलेगा, ठीक है, न दिया जाएगा, कोई रिसीव पेमेंट चेक का नहीं होना है, चेक कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। 90 डेज के बाद भेजोगे तब। तो वैलिडिटी समझ लेना 3 मंथ्स की होती है, पहले 6 मंथ की हुआ करता था, लेकिन अब 3 मंथ्स की है। प्लस मैं समझाया था कि चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें चेक के बारे में क्लियर किया गया है, ठीक है ना। आप किसी को चेक देते हो तो होश आवास में देना, ठीक है। अमीषा पटेल का नाम सुना है ना जी, वो पुरानी हीरोइन हो गई, नाम सुना होगा, उस पर अभी करोड़ों का हरजाना फरजाना लगा, वो कितना का चेक ले ली थी, झारखंड में कार्यक्रम करना था उसका, ठीक है, फंसी हुई है, झारखंड आना पड़ा था उसको, लीगल एक्शन हो गया था। कहने का मतलब है जब किसी को चेक देते हो तो ठीक से होश आवास में देख लेना कि सही से उस पर साइन होना चाहिए, सही से डेट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जितने का चेक आप दे रहे हो किसी को उतना पैसा बैंक में होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए, ठीक है। चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंशनली या भूलवश ही मान लो तुमसे चेक में अमाउंट गलत लिखाया हुआ है और तुम्हारा पैसा उतना बैंक में नहीं है और चेक बाउंस कर जाता है, तो जिसको भी ये चेक तुम दिए हो, अगर वो चाह गया तुम भर मानहानि का केस करवाया, लीगल एक्शन लेना, तब फंस जाओगे, लीगल एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब लीगल एक्शन में क्या होता है, मिनिमम 1 साल के अंदर जाना पड़ेगा, जान लेना, कोर्ट का डिसीजन नहीं होने वाला है, 365 डेज के लिए तो कोई बचाने वाला नहीं है। प्लस कोर्ट अलग से जो ही पनिशमेंट लगा दे, पेनाल्टी, काहेला इतना लफड़ा में पढ़ने जाओगे यार, ठीक है। ये सारी चीज बच्चे जानेंगे तभी तो इससे बचाव कर पाओगे ना। तो केवल सब्जेक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि मेरा मकसद होता है सिखाना, पढ़ाना नहीं, ठीक है। तो मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं ताकि आपको काफी इंटरेस्ट जगे और एक कंप्लीट बेस तुम्हारा जो है, नॉलेज जो है वो काफी डेवलप कर जाए, ठीक है। तो चलो, चेक के बारे में मैं बात समझा दिया कि चेक का बाउंसिंग नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, ऑन डिमांड पे और क्रॉस चेक में क्या अंतर है और कौन सेफ्टी देता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बीआरएस बनाया जाता है बेटे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये कौन बनाएगा, कौन बनाएगा इसको? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले तो समझो कि मैं ये समझाया था
कि बिजनेस, ठीक है, बिजनेस जो है एक पर्सन है। कैसा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। मैं समझा दिया हूं कि अकाउंट्स में पर्सन के टाइप्स हुआ करते हैं। पर्सन्स जो होते हैं ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, ऐसा मैं समझाया था कि एक होता है नेचुरल पर्सन, सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूं, जर्नल वाली वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है ना। बहुत डीप में डिस्कशन किया गया इन सारी चीजों का। तो पर्सन में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बिजनेस जो है कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब बिजनेस के तो नाम होते ही हैं, जो भी नाम है, नाम होता है ना जी, ठीक है। L&T, लार्सन एंड टीब्रो, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, ठीक है, बिड़ला ग्रुप, ऐसे है ना ग्रुप, बहुत सारे कंपनी है दुनिया में, ठीक है। तो बिजनेस जो है एक पर्सन है, कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। अब बिजनेस जो है देखो, ये अकाउंट ओपन करता है, क्योंकि बिजनेस में देखो धड़ल्ले से काम होता है बैंक के थ्रू, व्हाइट मनी बनता भी है बैंक के थ्रू ही। तो एक बिजनेस है, दूसरा बैंक है। देखो बिजनेस है, बैंक है। अब बेटे ये जो बैंक है ना, ये बैंक भी एक पर्सन है। बैंक भी क्या है? एक पर्सन है भी, बैंक भी पर्सन है। कैसा पर्सन है ये? बैंक, बैंक भी एक पर्सन है। कैसा पर्सन है ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं, ठीक है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बनावटी व्यक्ति जिसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल का मतलब यही है, ठीक है। तो बिजनेस भी एक पर्सन है और बैंक भी एक पर्सन है। अब क्या होता है, बिजनेस जो है ये अकाउंट ओपन करवाता है, ठीक है, बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है। अब जो अकाउंट ओपन करवाया जाएगा, ये अकाउंट कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो आम पब्लिक जो अकाउंट ओपन करवाता है, तुम जितने भी स्टूडेंट्स अगर कोई अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट ये होता है, ठीक है। और अगर बिजनेस मान लो अकाउंट ओपन करवाए तो उस अकाउंट को कहा जाता है करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो बिजनेस जो होता है बेटे, ये करेंट अकाउंट को ओपन करवाता है बिजनेस। देखो करेंट अकाउंट, सेविंग नहीं। क्यों? सेविंग में कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, देखो पैसा जमा करने का, निकालने का। तो जमा करने का तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जब चाहो जमा करो, दिन भर में जितना बार चाहो जमा करो, ठीक है, जो चाहे तुम्हारे अकाउंट में जमा कर सकता है। लेकिन निकालने की जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, ठीक है। फ्रीली नहीं उसमें डीलिंग कर सकते हो, दिन भर में 100 बार निकालना है तो ऐसा काम नहीं कर सकते हो। ऐसा काम दिन भर में 100 बार पैसा जमा करना, 100 बार निकालना, ये कहां ये फैसिलिटी मिला हुआ है? करेंट अकाउंट में। अरे यार इतना बार पैसा जमा करता और निकालता कौन है? सिंपल सी बात है, बिजनेस में। आम पब्लिक कहां निकालता है यार? 1-2 बार निकाल दिया, जमा कर दिया, वही बहुत है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में डे टू डे पैसा तुम्हारा सेल हो रहा है, बैंक में जा रहा है, डे टू डे तुमको जरूरत पड़ रहा है, निकाल रहे हो, ठीक है, डेली जमा कर रहे हो, डेली निकाल रहे हो, डेली जमा कर रहे हो, डेली निकाल रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो इसीलिए ये सुविधा करेंट अकाउंट में दिया गया है कि जितना बार चाहो दिन भर में निकालो और जितना बार चाहो उसमें जमा करो। ये सुविधा बैंक दे दिया है, ठीक है ना, करेंट अकाउंट में। और करेंट अकाउंट कौन ओपन करेगा? बिजनेस के लिए आया हुआ है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट आम पब्लिक के लिए आया हुआ है। अगर मेरा अकाउंट खोलना है, तुम्हारा अकाउंट खोलना है, तो सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये यहां तक की बात समझ गया। करेंट अकाउंट ओपन किया जाता है, देखना कोई भी बिजनेस जो है वो करेंट अकाउंट ओपन करता है। एक चीज और समझना कि भाई चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। चेक एंड बैंक ड्राफ्ट
में क्या डिफरेंस है, बैंक ड्राफ्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी जानना। देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें। देखो जब जॉब करने जाओगे अकाउंटेंट का या जो भी, कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी बोला करता हूं कि यूपी में अकाउंट्स मैनेजर का पोस्ट निकला हुआ था, कुछ साल पहले की घटना है ये। ठीक है, और उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया था एमकॉम। अब बहुत सारे एमकॉम वाले स्टूडेंट चले गए। जब इंटरव्यू में गए तो पहला क्वेश्चन यही दागा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। रिप्लाई नहीं के बराबर मिल रहा था। टॉपिक बताओ 11th का है, डिग्री लेकर मास्टर का गए हो, एमकॉम का डिग्री, और ये बेसिक डिफरेंस को नहीं समझ रहे हो। चेक और बैंक ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है। बनने का हो बैंक मैनेजर, पेमेंट चाहिए 50,000 रुपया महीना। यार फर्स्ट डिजर्व देन डिजर्व ना, मुफ्त में पैसा मिल रहा है काजी। फर्स्ट डिजर्व करोगे तब ना डिजायर करोगे 50,000 चाहिए अपने को, क्या अब डिजर्व नहीं करेगा तो कहेगा मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट गए थे सबसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग स्टूडेंट्स की रिप्लाई 0 थी। फिर दोबारा उनको बुलाया गया और एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जा रहा था और दूसरा क्वेश्चन पिक्चर से पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। फिर से पहला स्टूडेंट को बुलाया गया, नहीं बताया। बोला शोले की हीरोइन कौन थी, शोले पिक्चर की हीरोइन कौन थी। फट से रिप्लाई मिल रहा था 100% बसंती। बताओ उनके बाप दादे के जमाने पिक्चर आया शोले है, और उसकी हीरोइन के बारे में इनको पता है। अभी रिसेंट की बात तो छोड़ दो, करंट हीरोइन के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में पता रहता बढ़िया है। पुराने उतने शोले पिक्चर होता, उनका हीरोइन के बारे में पता है इनको, लेकिन अपना जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या खोज रहे हो यार। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में बहुत बड़ा कमेंट आया था कि आज की युवा पीढ़ी कहां जा रही है जान लेना। इनको चेक और बैंक ड्राफ्ट का डिफरेंस पता नहीं है, लेकिन शोले पिक्चर इनके बाप के जमाने में आया, उनका हीरोइन के बारे में पता है, जय गुरु के बारे में पता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। ये हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं जिनको अकाउंट्स मैनेजर बनना है। भाई ऐसा तुम्हारे साथ नौबत नहीं है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को दिमाग में रखो। मैं चुन चुन के इसलिए इन सारी चीजों को लाता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। देखो चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या देखो डिफरेंस होता है। चेक बुक आप बैंक से खुद भी ला सकते हो अगर आपका अकाउंट वहां पर है। जनरली मिनिमम बैलेंस खोजा जाता है, 1000 का मिनिमम बैलेंस लगभग बैंक में होते हैं। अगर चेकबुक इशू कराओगे तो तुम्हारे अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 की होनी चाहिए, नहीं रहेगी तो बैंक तुम्हारा उसमें से चार्ज कटना शुरू, पेनाल्टी लेना शुरू कर देगा, जान लेना। तो पहला चीज क्राइटेरिया है जान लेना कि 1000 का मिनिमम बैलेंस होता है। अगर किसी को चेक से पेमेंट करना है तो बैंक से आप चेकबुक इशू करा के लाओ। आप खुद चेक से किसी को पेमेंट करोगे, चेकबुक तुम्हारे पास ही है। जिसको भी पेमेंट करना है उसमें अमाउंट भरो, नाम भरो, डेट भरो, दे दो साइन करके, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट तुम्हारे पास नहीं होता है, ये ड्राफ्ट बैंक के पास होता है। यानी बैंक ड्राफ्ट बनाने का काम करता है, जबकि चेकबुक हम और तुम किसी को देने का काम करते हैं। ड्राफ्ट से पेमेंट तुम नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हो ड्राफ्ट को। ड्राफ्ट जब भी बनाता है बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ही बनाता है, आम पब्लिक के पास ये नहीं होता है। किसी को पेमेंट अगर ड्राफ्ट करना है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं जहां पर मान लो एसएससी का एग्जाम देना है। अब एसएससी में मान लो 1000 रुपए का पेमेंट करना है फॉर्म का, या जो भी अप्लाई करने का, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैकेंसी है, तो वो एसएससी वाले कह देते हैं, रेलवे वाले कह देते हैं कि भैया ड्राफ्ट से हम पेमेंट लेंगे। अब ड्राफ्ट बनाने का सारे स्टूडेंट्स का रखना, बैंक में भीड़ लग जाता है, बैंक में जाना है ड्राफ्ट बनवाने। अब ड्राफ्ट मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम पर ड्राफ्ट बनवाना है, तो बैंक में जाकर बोलोगे कि सर ये 1000 का ड्राफ्ट हमको बनवाना है एसएससी के नाम पर, ठीक है, एसएससी को पेमेंट करना है। तो बैंक क्या करेगा, तुमसे एक नॉमिनल चार्ज लेगा, कमीशन लेगा ड्राफ्ट बनाने का, और बैंक ड्राफ्ट बनाकर देगा, ठीक है। उसमें लिखेगा कि भैया इस बंदा से, इस स्टूडेंट से मैं 1000 रुपये यहां ले लिया हूं, आप ये पैसा एसएससी वाले को 1000 दे देना। ये ड्राफ्ट में बैंक लिख के दे देगा। यानी बैंक जो है वो ड्राफ्ट बनाने का काम करता है, आम पब्लिक नहीं। दूसरा चीज ये तो जान गया क्या डिफरेंस है। चेकबुक अपने पास होता है, अपने घर में होता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट
अपने घर में नहीं होता है, बैंक के पास होता है। बैंक बनाने का काम करेगा ड्राफ्ट का, ठीक है। चेक की बाउंसिंग हो सकता है, मान लो तुम्हारा डेट मैच नहीं कर रहा हो, साइन मैच नहीं कर रहा हो, बैलेंस की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, उपलब्धता कम है, बैंक बैलेंस तुम्हारा कम है और चेक काट के दे दिए हो, तो चेक बाउंस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्राफ्ट बाउंस करेगा क्या? ड्राफ्ट तभी बनेगा जितना का ड्राफ्ट बनाना है उतना पैसा कमीशन के साथ बैंक को पहले दोगे, और बैंक बोलेगा 1 घंटा बाद आना बना के दे देंगे, ठीक है। तो बैंक तुमसे पैसा ले चुका है पहले ही, अब तब ड्राफ्ट बना के दे रहा है, और तब वो ड्राफ्ट को आप एसएससी या रेलवे जहां भेजना है, जिसको देना है, वो ड्राफ्ट को आप भेज रहे हो। यानी जिसको भी ड्राफ्ट मिलेगा, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है कि पैसा हमारे पास आ गया, लाइक का जान लेना, पैसा आ गया, क्योंकि बैंक तो ले चुका है तुमसे, तो बाउंस होने की बातें नहीं है, तो ड्राफ्ट बाउंस नहीं करेगा, जान लेना, ठीक है ना। ड्राफ्ट में कमीशन लग रहा है, ड्राफ्ट बाउंस नहीं करता है, चेक बाउंस कर जाता है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस होते हैं चेक और बैंक ड्राफ्ट में। अब ये भूल मत करना कोई भी, ठीक है ना। चलो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि देखो जो ट्रांजैक्शन होता है, मान लो ये जो पर्सन है बिजनेस, ये है मेसर्स, ठीक है, मेसर्स राज। मान लो राज ब्रदर्स ये बिजनेस का नाम है, ठीक है, मेसर्स राज ब्रदर्स, ये बिजनेस का नाम है मेरा, ठीक है। अब ये अकाउंट ओपन करवा रहा है बैंक में, अकाउंट ओपन करवाएगा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो भी ओपन करवाना है। हम तो ऐसे बोले कि बिजनेस जो है करेंट अकाउंट ओपन करवाता है, आम पब्लिक सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है, तो जो भी है, ठीक है। अकाउंट ओपन करवा रहे हो मतलब बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। तो बैंक क्या करता है कि यहां पर, ठीक है ना, यहां पर मेसर्स राज ब्रदर्स, मेसर्स राज ब्रदर्स के नाम पर एक लेजर ओपन कर देता है। अरे भाई एंट्री तो दोनों ना लेंगे जी, आप पहले बिजनेस क्या है, बिजनेस कैशबुक बना रहा है, देखो ये जो है ये कैशबुक बनाएगा, ठीक है ना। और कैशबुक तो मैं समझा चुका हूं कैसे बनता है, कैशबुक समझाया हुआ है, देखो कैशबुक में सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, 3 कॉलम कैशबुक, ऐसा समझाया हुआ है, देखो, ठीक है। तो कैशबुक बनाएगा, देखो ये बिजनेस जो है ये कैशबुक बनाएगा, जबकि ये बैंक जो है पासबुक, ये पासबुक बनाता है, देखो। अब पासबुक क्या है ये जानना है, कैशबुक तो मैं समझा चुका हूं, ठीक है। देखो मैं बोला कि बीआरएस बनाने का काम किसका है, बैंक बनाएगा या बिजनेसमैन बनाएगा, यानी बिजनेस बनाएगा। देखो बीआरएस जो बनाएगा वो बिजनेस बनाएगा, ठीक है। बैंक तो अपना बनाता ही है, उनकी छोड़ दो, लेकिन हम बिजनेसमैन हैं तो बीआरएस हम बनाएंगे। कब कब बनाएंगे बीआरएस, टाइमिंग क्या होगा बीआरएस बनाने का। बीआरएस जो बनाया जाता है, देखो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटेंट अपने अपने, ठीक है, अपना अपना दिमाग चलाते हैं। वैसे देखो जनरली जो बनता है बीआरएस वो मंथली, और एक तो ईयर इन में बनना ही बनना है, वैसे मंथली बीआरएस बनाना चाहिए, देखो, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन एक ही बार नहीं आ जाए ईयर इन में जाकर। तो मंथली बीआरएस बनाना चाहिए, और बीआरएस किसके द्वारा बनाया जाएगा, बिजनेस के द्वारा, नॉट बैंक, ये जान लेना, ठीक है। अब ये कैशबुक बना रहा है, ये पासबुक बना रहा है, एंट्री कैसे हो रहा है समझो। कैशबुक का फॉर्मेट तो हम लोग करेंगे ही, देखेंगे फिर से, वैसे मैं कैशबुक पढ़ा चुका हूं, कैशबुक वाला चैप्टर जाकर देख सकते हो। अब एंट्री कैसे हो रहा है, देखो मान लो मेरा जो अकाउंट है, ये जो मेरा बैंक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो हमारा स्टेट बैंक है, ये स्टेट बैंक है जहां मेरा अकाउंट है। अब मान लो मैं अकाउंट जो है ओपन कराने के नाम पर 50,000 रुपीज, 15,000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट किया कि भैया मेरा अकाउंट ओपन कर दो। ओपन करने का मतलब क्या, बैंक में रुपया जमा किए हो, यही किए हो। तो एंट्री क्या पास करोगे बताओ, बैंक में रुपया जमा किए हो तो कैश जमा किए हो, कैश और बैंक दोनों तुम्हारा एसेट है। कैश तुम्हारे पास से जा रहा है, यानी कैश वाला जो बैलेंस है वो घट रहा है,
और बैंक वाला बैलेंस तुम्हारा क्या है, बढ़ने वाला है। एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझा चुका हूं 4 पिलर की बात, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर, ठीक है। तो बैंक और कैश दोनों एसेट है। रुपया बैंक में भेज रहे हो तो रुपया तो तुम्हारे बिजनेस से जा रहा है, यानी कैश बैलेंस घट रहा है तुम्हारा कैश बुक में, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। तो जो बढ़ने वाला उसको डेबिट करेंगे, जो घटने वाला उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे यहां पर, यहां लिखेंगे स्टेट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, शॉर्ट में एसबीआई लिख सकते हो। स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 50,000 से एंट्री करोगे, ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। देखो, लेकिन बैंक भी तो एंट्री करेगा ना जी, इसको पैसा मिला है तो ये भी एंट्री करेगा। देखो ये क्या एंट्री करेगा, इसके यहां कैश बैलेंस बढ़ रहा है, देखो तो ये कैश को डेबिट करेगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 से कैश बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्रेडिट किसको करेगा, ये गिवर को, देने वाले को। कौन है देने वाला, कौन है देने वाला, मेसर्स राज ब्रदर्स, क्योंकि बिजनेस का नाम राज ब्रदर्स है। राज ब्रदर्स ने बैंक में पैसा भेजा है अकाउंट ओपन करने के लिए अपने नाम पर, ठीक है। तो गिवर यहां पर राज ब्रदर्स है, देखो तो टू यहां पर आ जाएगा राज ब्रदर्स, मेसर्स राज ब्रदर्स, ये समझ लेना, मेसर्स राज ब्रदर्स, ठीक है। समझ में आ गया बात क्या हो रहा है, एंट्री कैसे जा रहा है। तो जब जब बैंक में रुपया जमा करोगे, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, और बैंक क्या करेगा, उसका जस्ट उल्टा जाने लगा। देखो जब जब हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक हमको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। जब जब हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक हमको क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। और जब जब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक हमको क्या करने लगेगा, डेबिट करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जाता है। जैसे मान लो हम बैंक से रुपया निकालेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा, यानी कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और टू बैंक बैलेंस घट जाएगा, ठीक है। बैंक का मतलब स्टेट बैंक, हम यहां प्योर बैंक लिखे हैं, मतलब स्टेट बैंक, एसबीआई, ये लिखना है, रखना, ठीक है ना। तो कैश बैलेंस बढ़ गया हमारा और एसबीआई का बैंक बैलेंस हमारा जो है वो घट गया, तो मैं ये एंट्री मार दिया। अब ये भी तो एंट्री करेगा ना, जब पैसा निकाले हैं तो क्या करेगा, ये देखो रिवर्स एंट्री मार देगा, ये कर देगा राज ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, राज ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री मार देगा, ये राज ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जब जब पैसा निकालोगे तुमको डेबिट करेगा, जब जब पैसा जमा करोगे तुमको क्रेडिट करेगा। समझ में आ गया। तो एंट्री उल्टा होता है। देखो जैसे हम यहां एंट्री ले रहे हैं कैश बुक में, इसका उल्टा वो जाता है। हम यहां बैंक को डेबिट करेंगे तो वो क्रेडिट करेगा, हम यहां बैंक को क्रेडिट करेंगे तो हमको डेबिट करेगा। तो कुल मिला के राज ब्रदर्स के नाम पर, देखो जो एंट्री ये पास कर रहा है ना, वो राज ब्रदर्स के नाम पर एक लेजर ओपन कर देता है, लेजर बुक्स होता है बैंक में, और मेरे नाम पर वो लेजर खोल दिया राज ब्रदर्स, और उसी में इस एंट्री का पोस्टिंग करते चला जाता है। समझ में आ गया बात, बैंक वाला पोस्टिंग करते चला जाता है। देखना आप समझो, देखो तो जब तक तुम्हारा बैंक में रुपया है, ठीक है, बिजनेस क्या किया, एसबीआई अकाउंट खोल के रखा हुआ है, और एसबीआई अकाउंट में जब तक तुम्हारा रुपया जमा है, ये डेबिट बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस यानी प्लस। लेकिन मेसर्स राज के नाम पर जो अकाउंट खोला गया है बैंक के द्वारा, यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी माइनस, ठीक है। बैंक देखो हमारा जो बैंक में रुपया जमा है, डेबिट बैलेंस शो करेगा, यानी एसेट है ना जी, हमको लेना है ना बैंक से, मेरा रुपया जमा है वहां। लेकिन बैंक के लिए क्या है, ये तो हमारे लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस है, दैट इज हमारे लिए एसेट है, ये हमारा रुपया बैंक में जमा है, एसेट है। लेकिन बैंक के लिए क्या है, बैंक का रुपया है क्या ये, या बिजनेस का रुपया है, ये बिजनेस का रुपया है ना, बैंक का अपना पैसा नहीं ना है, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी। देखो क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। मेरे लिए एसेट है लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक का अपना पैसा नहीं है, ये किसी और का पैसा है, बिजनेस का पैसा है। तो ये बैलेंस को हमेशा याद रखना। देखो बीआरएस बनाएंगे तो ये बैलेंस की भी जरूरत पड़ेगी,
मेरा बैंक में जब जब रुपया, मेरा अगर बैंक में रुपया है पड़ा हुआ तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। अब मेरा पड़ा हुआ रुपया का मतलब कहोगे कि सर मेरा ही रुपया तो पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। मैं बताया था कि बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी देता है बैंक, ठीक है, किस चीज का, ओडी का, ठीक है, ओडी, ऐसे इसका पूरा नाम बीओडी है, लेकिन इसको आम प्रचलन में बिजनेस में ज्यादा यूज किया जाता है ओडी, और एक वर्ड आता है सीसी, कैश क्रेडिट। ओडी दैट इज ओवरड्राफ्ट। अभी लगा देंगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक जो है वो बिजनेसमैन को फैसिलिटी देता है कि आपका जितना रुपया बैंक में जमा है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हो, ज्यादा पैसा निकाल सकते हो। तो अगर ज्यादा पैसा निकाल लोगे तो उसी को कहा जाता है बीओडी। और जब बीओडी का केस आ जाएगा बेटे तो ये क्रेडिट बैलेंस शो करने लगेगा, यानी ये माइनस बैलेंस शो करने लगेगा, अब तुम्हारे लिए ये लायबिलिटी बन जाएगा। देखना, लायबिलिटी, अब चूंकि तुम्हारा पैसा नहीं है, बैंक का पैसा तुम्हारे पास है, ज्यादा निकाल के बैठ गया, कर्जा हो गया एक तरह का, लायबिलिटी है, लेकिन उसके लिए एसेट बन जाएगा। फिर जो हाँ क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है वो डेबिट बैलेंस दिखने लगेगा। यानी जब ओडी का केस रहेगा तो ये बैलेंस उल्टा हो जाएगा। देखना, जब ओडी का केस रहेगा तब, तो यहां ओडी का भी केस मिलने वाला है। देखो बीआरएस चैप्टर में, अगर ओडी का केस रहेगा तो बैलेंस पकड़ना, डेबिट बैलेंस नहीं। कौन सा बैलेंस शो करने लगेगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और जब यहां क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो इसके यहां कौन सा बैलेंस शो करने लगेगा, डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस को पहले समझ लेना, एक पॉजिटिव बैलेंस, एक निगेटिव बैलेंस, ये दो बैलेंस पर तुमको सवाल मिलने वाला है बीआरएस में। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब ये चल रहा है देखो, और निगेटिव बैलेंस का मतलब बीओडी का केस। तो एक ओडी का केस मिलेगा ओवरड्राफ्ट का, और एक पॉजिटिव बैलेंस वाला मिलेगा। ये दो तरह के प्रॉब्लम इस चैप्टर में यानी बीआरएस में मिलने वाले हैं। तो बैलेंस का खेल समझ लेना, बैलेंस का खेल क्या है। जब तक मेरा रुपया बैंक में जमा है डेबिट बैलेंस शो करेगा मेरे बुक्स में, जबकि बैंक के बुक्स में क्रेडिट बैलेंस। और बैंक से ज्यादा रुपया हम निकाल लिए हैं यानी बीओडी का केस है, तो मेरे बुक्स में यानी बिजनेस बुक्स में वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, माइनस बैलेंस, ठीक है। जबकि बैंक बुक्स में वही डेबिट बैलेंस शो करने लगेगा, ठीक है। ओडी का केस रहेगा तो लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे हमको, ठीक है ना। जबकि बैंक के लिए वो एसेट है, क्योंकि बैंक का रुपया मेरे पास है, बैंक हमसे लेगा, तो जो लेता है उसके लिए एसेट्स और जो देता है उसके लिए लायबिलिटी, ये समझा चुके हैं। तब बैलेंस को पहले ठीक से समझ लेना, बैलेंस क्या है, ठीक है ना। चलो, तो मैं बैलेंस भी समझा दिया कि केस क्या क्या मिलने वाले हैं, देखो, ठीक है ना। अब कुल मिला के आज की क्लास में मैं क्या समझाने का प्रयास किया, चेक के बारे में समझाया, चेक की वैलिडिटी के बारे में समझाया, चेक और बैंक ड्राफ्ट में डिफरेंस समझाया, और बिजनेस एक पर्सन है, बैंक भी एक पर्सन है, एंट्री दोनों के बुक्स में कैसे किया जाता है यह मैं समझाया। और बैंक जो है वो तुम्हारे नाम पर यानी बिजनेस के नाम पर लेजर जो खोलता है उसी में अकाउंट खोल दिया जाता है, उसी में सारा लेन देन जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। ये समझ गए यहां तक की बात। बैंक जो है वो पासबुक देगा, पासबुक बनाएगा, अब तुम यहां पर कैशबुक बना रहे हो, ठीक है। तो आज की क्लास इस वीडियो में देखो लंबा होने लगा। आज की क्लास लेक्चर 1 को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। लेक्चर 2 में इसी टॉपिक के बाद हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत जल्द हम इस चैप्टर के लेक्चर 2 में पहुंच रहे हैं। तब तक सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, इस वीडियो को ठीक से देखना है, क्योंकि बेस यही है बीआरएस का। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजेदार तरीके से बीआरएस बनने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते इस वीडियो को विदाउट कट बढ़िया से देखना, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग मिल रहे हैं अगले क्लास